विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी घरौंदा। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का है। मेरे सामने था पीपल का विशाल पेड़। मेरी नजरें उसकी शाखाओं में कुछ तलाश रही थीं। अचानक दो शाखाओं के जोड़ में बनी एक छोटी सी खोह पर मेरी नजर ठहर गई। गौर से देखा तो वहां कुछ तिनके भी दिखाई दिए। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये तो शायद वही घरौंदा है जहां मेरी प्यारी गौरैया ने अंडे दिए थे। हाँ, वही घरौंदा है। डालें पहले से ऊंची हो गई हैं, लेकिन पहले की तरह अब भी खोह के ऊपर छाई हुई हैं, जिनकी वजह से धूप और बारिश से घरौंदा सुरक्षित रहता था। लेकिन घरौंदे में पंछी नहीं थे। बहुत होते हैं 16 साल, लेकिन मेरे लिए तो जैसे कल की ही बात थी। मैं इसी डाल के नीचे से देखता रहता था कैसे चिड़वा और चिड़ई एक एक तिनका अपनी पीली सी चोंच में दबा कर लाते, फिर उन्हें करीने से खोह में दबाते, एक तिनके को दूसरे तिनके में फंसाते, जैसे दादी स्वेटर बुनती हुई सलाइयों से ऊन को फेंकती हुई मेरी निगाहें पास के चबूतरे पर ठहर गईं। वहीं तो आराम कुर्सी पर बैठी हुई दादी धीरे धीरे कुर्सी को झुलाती हुई स्वेटर बुनती थीं। कितनी सुहानी होती थी वो जाड़े की नरम नरम सी धूप। मैं चबूतरे के पास ही लॉन में खेलता हुआ कभी दादी की उंगलियों में फंसी हुई सलाइयों को देखता, तो कभी गौरैया चिड़िया की चोंच में फंसे हुए तिनकों को। अद्भुत थे वो दिन। दादी एक एक करके स्वेटर के फंदे बुनती हुई स्वेटर तैयार कर रही थी, और उधर घोंसले में चिड़वा और चिड़ई तिनकों के फंदे बुन रहे थे। दादी बोली, का देख रहे हो राजू? मैं बोला, दादी वो देखो, तुम जैसे सलाई में ऊन फंसाकर स्वेटर बना रही हो, वो चिड़ैया भी तिनकों को फंसाकर स्वेटर बना रही हैं। दादी हंस पड़ी। अरे बिटुआ, वो स्वेटर नहीं बना रही हैं, वो अपना घोंसला बना रही हैं। मैं तब 7-8 साल का ही तो था। कुतूहल से चिड़ियों को देख रहा था। दादी हंसते हुए मगन होकर अपना फेवरेट सॉन्ग गाने लगी। झूले में पवन के आई बहार प्यार छलके। तभी भीतर से दादाजी भी अपनी कुर्सी उठाए हुए आकर दादी के पास ही बैठ गए, और उनके सुर में सुर मिलाकर घोंसला मतलब घरौंदा, जैसे अपना ये घर। इन चिड़ियों में से एक चिड़वा है जैसे मैं, और एक चिड़ई है जैसे दादी। ये अपने लिए घर बना रही हैं, जैसे तुम्हारी दादी और मैंने मिलकर बड़े प्यार से इस घर को बनाया था। जहां तुम्हारे पापा का जन्म हुआ, तुम्हारी गत्तो बुआ यहीं पैदा हुई। मैं कुतूहल से सब सुन रहा था। तभी दादी बोली, देखना, कुछ दिन बाद इस घोंसले में चिड़िया अंडे देगी, फिर उससे बच्चे निकलेंगे। उस समय मेरे लिए वो सब बड़ा अजूबा था, जैसे कोई जादू हो। और वो जादू हुआ भी। कुछ ही दिन तो हुए थे, घोंसले में अंडे दिखाई दिए। मैंने एक दिन चुपके से चढ़कर देखा तो पूरे 5 अंडे थे। अब तो मेरी दिनचर्या में एक काम और बढ़ गया था, उन अंडों की चौकीदारी का। और फिर उन अंडों से बच्चे भी निकले। तब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि दादाजी ने भी दादी के लिए ये घोंसला बनाया था, हमारा ये घर, जहां पापा हुए, गत्तो बुआ हुई, फिर मैं भी इसी घोंसले में हुआ। कैसा आनंद से भरा था ये घोंसला, हमारा सुंदर घर। दादाजी, दादी, पापा, बुआ, मम्मी, मैं, खुशियों से भरा आंगन। शायद स्वर्ग यदि कहीं था, अब हमारे स्वर्ग को किसी की नजर लग गई। गत्तो बुआ पढ़ाई पूरी करके सर्विस के लिए ट्राई कर रही थी। होशियार तो वो थी ही, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में उनकी जॉब लग गई। सब खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे। गत्तो बुआ को लेकर अमेरिका गए, वहां कुछ दिन रहकर सब देखा, समझा, और फिर घर लौट आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
दादाजी के साथ मेरे दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। उन्हें जल्दी उठने की आदत थी तो मैं भी जल्दी उठने लगा। फिर उनके साथ सुबह की सैर, लौटते में कभी हाथरस वाले के दही बड़े तो कभी शंकर की जलेबियां लेकर लौटते। दादी को जलेबियां बहुत पसंद थीं। दही बड़े तो वो सट्ट से खा लेती, लेकिन जलेबी खाते हुए जब वो मुंह चलाती तो मुझे हंसी आ जाती। मैं उन्हें चढ़ाता तो झुकी हुई कमर के बाद भी मुझे दौड़कर पकड़ लेती, लेकिन मारने की जगह मुझे लिपटाकर खूब प्यार करती। असीम था उनका प्यार। एक दिन दादाजी ने बताया कि दादी के अधिकांश दांत गिर गए थे, इसीलिए खाने में प्रॉब्लम होती है। मैं अक्सर दादी के साथ ही सोता था। पास में दादाजी का पलंग भी लगा होता था। मुझे लगता कि चिढ़वा तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दादाजी भी थोड़ा परेशान दिखाई दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक रात सोने के समय मैंने दादी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ है जो आप और दादाजी इतने परेशान से रहने लगे हैं। दादाजी सुबह की सैर पर भी नहीं जाते, पेपर पढ़ने के बहाने कुछ सोचते रहते हैं। दादी ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया, बोली, तू मुझसे दूर चला जाएगा मेरे राजा। वो मुझे कभी राजू कहती, कभी राजा। मैं चौंका, बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको और दादाजी को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाने वाला। तब दादी ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की जिद पर पापा ने भी अमेरिका में सर्विस के लिए कोशिश की थी। हम लोगों ने बहुत समझाया कि तुम्हारी यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, लेकिन मम्मी की जिद के आगे किसी की नहीं चली। अब उन्हें भी अमेरिका से ऑफर आ गया है, इसलिए तुम सबसे दूर होना पड़ेगा हमें। दादाजी और दादी के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उनसे दूर बिल्कुल नहीं जाना। हाँ चलती, पापा मम्मी और मैं अमेरिका चले गए। हमारी विदाई के समय दादी तो फूट फूट कर रो पड़ी थी। दादा अधिकार का क्या? पीछे से दादी की आवाज सुनाई दे रही थी, राजू मेरे राजा, मत छोड़ के जाइए। मेरी जिंदगी भी अपनी रफ्तार से चलती रही। पापा एक दो बार भारत आए भी, लेकिन मम्मी नहीं आई। एक बार आई भी तो मामा के घर दिल्ली होकर लौट गई। उसके बाद कभी नहीं आई। गत्तो बुआ अपनी जिंदगी में मगन थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब मैं भी एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन दादाजी और दादी के लिए मन में अभी भी वही जगह थी। जिंदगी की आपाधापी में कब वक्त का एक बड़ा वक्फा निकल गया पता ही नहीं चला। कभी कभी फोन से जरूर दादाजी से बात हुई, लेकिन पिछले कई साल से उनसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। ना जाने क्या हुआ था। शायद उनका नंबर बदल गया हो या फोन खराब हो गया हो। यही सब चल रहा था कि तभी 4 साल पहले आया हुआ दादाजी का एक लेटर मेरे हाथ लग गया, जिसे पढ़कर मैं सन्न रह गया। रो रहा था मैं। लिखा था, जिन आंखों ने न जाने कितनी रातें जागते हुए गुजारी सिर्फ तुम्हें सुलाने में, खुद भीगे बिस्तर पर लेटी रही, तुम्हें सूखे में लिटाया, तुम्हें देखने को तरसती रही वो आंखें। 3 महीने बिस्तर पर पड़ी हुई गठरी सी उनकी ठठरी सिर्फ अपने बच्चों की आस में जीवित रही कि उसकी आंखें एक बार तुम दोनों को देख लें। हर आहट पर सर उठाकर दरवाजे की ओर झांकने की कोशिश करती, और एक दिन मेरी रन्नों की आंखें झपकना भूल गईं। कंधा देने तो तुम आए नहीं। शायद चिता पर भी वो तुम दोनों का इंतजार करती रही होगी कि एक अंजुली जल ही उसके बच्चे पिला दें, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो सका। ना तुम आए, ना ही गत्तो आई। हमारा अपना ही खून इतना निष्ठुर कैसे हो गया? शायद गलती हमारी ही थी।
जो हमने अपना पेट काट काट कर तुम दोनों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। खैर, जो भी है, वो तो चली गई। अब रो रही थी। खूब झगड़ा हुआ मेरा पापा और मम्मी से। गत्तो बुआ को भी न जाने क्या क्या कह दिया मैंने, और तब भी मन शांत नहीं हुआ तो अपना बैग लिए भारत लौट पड़ा। और अब मेरा वो सुंदर घोंसला, मेरा घरौंदा, मेरा स्वर्ग मेरे सामने उजाड़ पड़ा हुआ था। पत्तों और टूटी टहनियों से कंपाउंड अटा पड़ा था। तभी हवा के झोंके के साथ छन छन की चिरपरिचित आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागकर बंगले के बगल वाले हिस्से में जा पहुंचा। देखा कि खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के ठीक बीच में दादी ने एक घुंघरुओं वाला खिलौना बांध रखा था। हवा से जब वो हिलता तो छन छन की आवाज आने लगती। मैं अपलक उन घुंघरुओं को देख रहा था। लग रहा था कि अभी घुंघरुओं के पीछे से आवाज आएगी। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कौन? मैंने पलटकर देखा तो सामने एक सुंदर सी युवती खड़ी हुई मुझे देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में सलीके से लगा हुआ काजल, होंठों पर हल्की सी लाली, दुपट्टे को उंगलियों में फंसाए हुए। कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? थोड़ी रुखाई से वो बोली। मैं गौर से उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। ओए, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? उसके ओए कहते ही मैं कंफर्म हो गया। बोला, डॉली? वो और तमतमाती हुई बोली, हाँ हूं मैं डॉली, लेकिन तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूं, राजेश वर्मा। का एहसास हो रहा था। मेरे मुंह से बरबस ही तो निकल गया था, तुम्हारा घंटोली। मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बचपन की मेरी सबसे अच्छी दोस्त डॉली। बचपन में एक बार जब वो रो रही थी तो उसके सामने मैंने उसे घंटी बजाकर, जब घर से दूर चला जाता है तो कैसा लगता है। अंततः सत्यप्रकाश जी ने मुझे बंगले की चाबी दे दी। उन्होंने और डॉली ने मेरे साथ मिलकर बंगले की साफ सफाई की। नए सिरे से मेरी जिंदगी फिर से शुरू हुई। भले ही अब यहां दादाजी और दादी नहीं थे, लेकिन सत्यप्रकाश जी थे, उनका परिवार था और उनकी पोती थी डॉली। फिर भी मेरा मन दादाजी में लगा हुआ था। जहां भी कोई धार्मिक मेला लगता, संत समागम होता तो पहुंच जाता कि शायद मेरे दादाजी मिल जाएं। हर पल, हर क्षण मेरा मन उन्हें पुकार रहा था। मैं जॉब पकड़ लिया था। पापा ने बहुत कोशिश की मुझे वापस अमेरिका बुलाने की, लेकिन मैंने ठान लिया था कि लौटना नहीं है। अब हमारा घरौंदा फिर से सजने लगा था। पेड़ों पर चिड़ियां भी आने लगी थीं। फिर एक दिन उसी घोंसले में चिड़ियों के एक जोड़े को देखा तो मन खिल उठा। इतना तो पता था कि ये वही परिंदे नहीं है, लेकिन घोंसले को आबाद करने के लिए फिर से कोई आया तो। समय के साथ साथ जीवन में बड़ा परिवर्तन भी हो रहा था। सत्यप्रकाश जी ने डॉली के साथ मुझे प्रणय बंधन में बांध दिया था, लेकिन गुस्से से भरे मेरे पापा मेरी शादी में नहीं आए। मैं भी उनका ही तो बेटा था। सुन ली उनकी झिड़कियां, लेकिन वही किया जो मेरे मन को ठीक लगा। शायद इस तरह ही सही, कुछ तो पापा के पाप का प्रायश्चित होगा। अब मेरा भी परिवार था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैंने दादी वाली आराम कुर्सी भी ठीक करा ली थी। अक्सर छुट्टी वाले दिन सुबह आराम कुर्सी पर ही बीतती। वहीं अखबार पढ़ता, डॉली चाय लाती।
लगता कि जैसे इस बंगले में कहीं से मेरी दादी और दादाजी हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। पत्थर मारा। हम दोनों तेजी से उठे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। 2 दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। हमारे साथी सब परेशान थे। एक रात जब हम सो रहे थे तो शोरगुल सुनाई दिया। हम भागकर नीचे पहुंचे। देखा कि मोहल्ले के कुछ लोग एक आदमी को कंबल में लपेटकर पकड़े हुए पीट रहे हैं। तब तक सत्यप्रकाश जी भी आ गए। एक ने बताया कि इसे हमने रंगे हाथ पकड़ा है, पत्थर उठाकर आपके घर में फेंकने ही वाला था कि हमने इसे पकड़ लिया। तब तक पिटने वाला निढाल हो चुका था। मत मारो इसे, हमने उसे छुड़ाते हुए कहा। कम से कम पूछ तो लेते कौन है, क्यों मेरे घर पर पत्थर फेंक रहा था। तभी एकाएक उसने खुद को छुड़ा लिया और कंबल एक और फेंकते हुए बोला, तुम्हारा घर नहीं है वो, किस हक से तुम उस घर में घुसे। उसकी बात से हम सब चौंक पड़े। बड़ी हुई दाढ़ी और बेतरतीब से बालों में छुपे हुए उसके चेहरे को मैं गौर से पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सत्यपाल जी पर पड़ी। वो बोल पड़ा, इसको तुमने घर की चाबी कैसे दी सत्ते। तब तक मैं पहचान चुका था उन्हें। सन्न से सब उन्हें देख रहे थे और मैं उनके कदमों में बैठा हुआ रो रहा था। दादाजी, मैं आपका राजू, कहां चले गए थे आप? कितना ढूंढा हमने आपको। आपके लिए ही तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका से यहां आया था। अब तो आंसुओं की गंगा जमुना दोनों ओर से बह रही थी और उसमें त्रिवेणी जैसी एक धार और आ मिली थी सत्यपाल जी के आंसुओं की। आंसुओं के इस संगम में सारे गिले शिकवे मिट रहे थे। दिल के सारे गुबार बह चले थे। मुझे तो जैसे मेरे दादाजी नहीं, मेरे भगवान मिल गए थे। घोंसले में भी चिड़ियों ने अंडे दिए थे। उनसे बच्चों की निकलने की आवाजें आ रही थीं। दादाजी आराम कुर्सी पर बैठते, लेकिन उनकी उदास आंखें जैसे दादी को ढूंढती सी लगती। फिर भी अब मन को संतोष हो चला था। और फिर एक दिन पापा मम्मी भी अमेरिका से लौट आए। लगा कि दादाजी उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने पापा मम्मी को माफ कर दिया। गत्तू बुआ तो नहीं लौटी, लेकिन अब हमारे घरौंदे में फिर से खुशियां लौटा। ये गीतों भरी कहानी घरौंदा। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का। प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।